बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे पास आज का जो टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इससे पहले हमारे जहन में स्पेक्ट्रम के वो तमाम आइडियाज़ होने चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रम जो है वो एक बैंड है, एक पट्टी है ऑफ कलर्स। ठीक है, जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं, फिर हमें लेटर ऑन पता चला कि नहीं, हम सिर्फ ये वाली लाइट नहीं, बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स हैं, एटम्स की लाइट भी हैं जिसको हम पास करवा के एटॉमिक स्पेक्ट्रम हासिल कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो इसी तरह उसने कहा है कि हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें हमने हाइड्रोजन गैस फिल की है, उससे हम हीट करके उसको हम एनर्जी देकर लाइट एमिट करते हैं, और यहाँ से जो हाइड्रोजन से लाइट एमिट होती है वो ब्लूइश कलर की होती है। कौन सी होती है? ब्लूइश लाइट ये एमिट होती है। इस लाइट को फिर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पास करवाते हैं। किसे पास करवाते हैं? या आप स्पेक्ट्रोमीटर भी कह सकते हैं। उससे पास करवाने के बाद वहाँ से हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। उस स्पेक्ट्रम को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। उस स्पेक्ट्रम को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। और हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है, ये जो बनेगा, इसके अंदर कई इंडिविजुअल लाइंस होंगी, मैनी इंडिविजुअल लाइंस होंगी। ये जो बहुत सारी इंडिविजुअल लाइंस बनेगी, हम इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं? 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले है लेमन सीरीज। क्या है? दूसरे नंबर पर है बाल्मर सीरीज। तीसरे नंबर पर है पास्चन सीरीज। चौथे नंबर पर है ब्रैकेट सीरीज। 5वें नंबर पर है पी फंड सीरीज। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ? देखें, हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया, लाइट एमिट की, स्पेक्ट्रोमीटर से पास करवाया, स्पेक्ट्रम बन गया। क्या बन गया? वो जो स्पेक्ट्रम बना उसके अंदर मैनी इंडिविजुअल लाइंस डेवलप हुई, और उन इंडिविजुअल लाइंस की जो हैं कॉम्बिनेशन जो है, यूँ समझ लें, उसको हमने 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया। उनको हम सीरीज़ कह सकते हैं या कहते हैं। लेमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़ और ब्रैकेट सीरीज़ और पी फंड सीरीज़। अब हमने इनके बारे में डिस्कस करना है। मिसाल के तौर पर वो इमेजिन कर रहा है कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, एक एटम है, और उसका ये न्यूक्लियस है। मेरी बात समझ में आ गई? मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये पहला शेल है, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू, और यहाँ n की वैल्यू 3। ऐसा ही है? मेरी बात समझ में आ गई? अब वो ये कह रहा है कि किसी भी हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके पहले में आएगा तो और तरह की एनर्जी एमिट होगी, जब दूसरे में आएगा तो और तरह की एनर्जी एमिट होगी। ये बात आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में, एनर्जी वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि इन दो ऑर्बिट में एनर्जी गैप और है, और इन दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी गैप और है। ऐसा ही है ना? मसलन अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपने निकाल कर यहाँ लाना है, तो अंदर वाले जो ऑर्बिट होते हैं उनमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। ये बात समझ लें, अंदर वाले ऑर्बिट्स की एनर्जी कम होती है, अंदर वाले ऑर्बिट्स की, मगर अंदर वाले दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। आप दोबारा माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए उन वैल्यूज़ को आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ थी, यहाँ कौन सी थी, यहाँ कौन सी थी। इसी तरह अगर मैं कोई आगे ऑर्बिट बनाऊँगा जहाँ n की वैल्यू 4 होगी, तो यहाँ जो एनर्जी गैप है और कम होगा। अंदर वाले ऑर्बिट्स में एनर्जी गैप ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप बाहर जाते जाएंगे एनर्जी गैप कम होता जाएगा। मैं रेडियस की बात नहीं कर रहा, रेडियस उलट है इसके, रेडियस का गैप जो है वो बढ़ रहा है जैसे आप अवे जा रहे हैं, लेकिन एनर्जी गैप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट बिल्कुल आप जहन में बिठा लें, आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि ये बुनियादी पैरामीटर्स हैं लाइट एमिशन के। अब आपको ये समझ आ गई कि यहाँ एनर्जी गैप क्या है? बोलो। ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है। जैसे जैसे आप अवे जा रहे हैं एनर्जी गैप कम होता जा रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। एनर्जी गैप अंदर वाले ऑर्बिट में ज़्यादा है, बाहर वाले में क्या है? सिंपल इज़ दैट। अब ज़रा गौर करना है। लेमन ने कहा कि अगर आप किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करवाएं, मसलन फ़र्ज़ करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब ज़रा आपने तवज्जो करनी है। आपने इस जगह से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया, इस जगह से एक्साइट करके वो इधर आ गया। मेरी बात समझ में आ गई? यानी पहले शेल से वो निकला और वो दूसरे में आ गया। अब पहले में खाली जगह पैदा हो गई, वैकेंसी जनरेट हो गई। क्या हो गई? अब जितने भी हायर ऑर्बिट्स हैं, कौन कौन सा? 2 वाला, 3rd वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला एंड सो ऑन, सारे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हाँ, इसके पास ज़रा ज़्यादा होगी, लेकिन वो जंप करके जा सकते। मेरी बात समझ में आ गई? अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाए, कौन से में आ जाए? पहले में आ जाए, तो यहाँ से जो लाइट एमिट होगी और उसका जो स्पेक्ट्रम होगा और वो जो सीरीज़ बनेगी वो लेमन सीरीज़ कहलाएंगी। मेरी बात समझ में आ गई? कहाँ से वो जंप करे? बोलो। जंप कहाँ करे? 1 में। कहाँ से जंप करे? किसी से, 2 से, 3 से, 4 एंड सो ऑन। हाँ जी, क्लियर? समझ आ गई? किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पर आए? 1 में। तो यहाँ से जो लाइट एमिट होगी उसका जो स्पेक्ट्रम होगा, उसकी जो लाइंस होंगी वो लेमन सीरीज़ कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी? अब आपको पता है कि लेमन सीरीज़ जो हैं उनकी एनर्जी, क्योंकि अंदर वाले ऑर्बिट की एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इन तमाम में लेमन सीरीज़ की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और लेमन सीरीज़ का जो रीजन होगा फिर वो यूवी रीजन होगा, अल्ट्रा वायलेट। इसके बाद जो आएंगे रीजन्स उनकी एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? यानी यूँ समझ लें कि जो बाल्मर सीरीज़ है उसकी एनर्जी का जो रीजन है वो लेमन से क्या है? बोलो, कम है। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आए 2 में, यानी आप एक्साइटेशन ही 2 से करवाएं,
आप जंप ही 2 से बाहर निकालें। आप चाहें कि इलेक्ट्रॉन जंप करके 2 में आए, और कहाँ से आएगा बोलो? 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो बोलो बाल्मर सीरीज का स्पेक्ट्रम कहलाएगा, या बाल्मर सीरीज का रीजन कहलाएगा। और ये जो रीजन होगा इसकी एनर्जी मैंने आपको बताया है कम होगी, और आपको पता है अल्ट्रावायलेट के बाद जो है वो विजिबल का नंबर आता है एज विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। क्लियर? समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? अगर N1 जो है वो 3 हो जाए और N2 जो है वो 4, 5 एंड सो ऑन, तो ये जो एनर्जी एमिट होगी और इसका जो स्पेक्ट्रम होगा पास्टन सीरीज क्या कहलाएगा? इसका जो रीजन होगा वो IR होगा, क्योंकि विजिबल के बाद IR होता है, और यहाँ पर IR इंफ्रारेड। अब यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं, इंफ्रारेड के 3 रीजन्स हैं। क्या हैं? एक को हम कहते हैं नियर IR, एक को कहते हैं मिड IR, और एक को कहते हैं फार IR। क्या क्या कहते हैं? नियर IR, मिड IR, और यानी यूँ समझ लें इंफ्रारेड को मज़ीद हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, नियर IR, मिड IR और फार IR। अब नियर IR, मिड IR, इन तीनों के अंदर एनर्जी का डिफरेंस है। जब एनर्जी का डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली वेवलेंथ का भी डिफरेंस होगा। इस बात को आपने ज़हन में रखना है। क्लियर होगी बात? हाँ जी, क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये भी IR है, ये भी IR है, और ये भी क्या है? IR। मैं आपको बताता हूँ बाद में। अब जो फार IR होता है ना, फार FAR, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, मतलब IR में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। और नियर IR जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर? तो आप यहाँ एनर्जी के हिसाब से इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम है, और इसकी उससे कम है। समझ आ गई बात की? तो मैंने आपको बताया कि नियर जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो कम है, फार की ज़्यादा है, तो इसका मतलब फार एंड पे आएगा वेवलेंथ के हिसाब से, वेवलेंथ के हिसाब से फार एंड पे आएगा, लेकिन एनर्जी के हिसाब से पहले आएगा। तो इधर ये कौन सा होगा? फार, उसके बाद मिड, फिर नियर। क्लियर? एनी हाउ, पास्टन सीरीज। आगे है ब्रैकेट सीरीज। अगर N1 क्या हो जाए? 4, और N2 क्या हो जाए? 6, 7 सो ऑन, और अगर N1 5 हो जाए, N2 क्या हो जाए? सो ऑन। क्लियर? ये है हमारा ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जनरेट कैसे होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जनरेट कैसे होता है। तो ये बात हमने दिमाग में क्लियर कर ली। हमें पता चल गया कि 2 ऑर्बिट के दरमियान में एनर्जी गैप कैसे कैलकुलेट करते हैं और होता क्या है, और कैसे कैसे लाइट एमिट होती है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाता है। तो यहाँ से मुख्तलिफ लाइंस पैदा होंगी, ये वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। फ़र्ज़ करें वो 2 से जंप करके 1 में आता है तो ये एक लाइन होगी, 3 से जंप करके 1 में आता है ये दूसरी लाइन होगी, लेकिन होंगी सारी लेमन सीरीज़ की लाइंस। 4 से जंप करके 1 में जाता है तो ये एक 4th लाइन होगी। क्लियर? इनके बारे में मैं आगे चलकर आपको डिटेल से बताऊंगा, अभी सिर्फ आप इतनी बात याद रख लें। आगे है, हमने करना है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी, क्या? फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम एनर्जी की बात कर लेते हैं।
एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी जो है, एनर्जी के बारे में आपने ज़रा गौर से समझ लेना है। आप मिसाल के तौर पर इस वन शेल में बात कर रहे हैं कि एनर्जी इन वन शेल, एनर्जी इन एन वन शेल, ऐसे कह लो। मतलब आप एक को N1 शेल कह लें और एक को आप N2 कह लें, सही है। एक को आप N1 कह लें और दूसरे को N2 कह लें। एनर्जी इन N1 शेल जो है उसको आप E1 का नाम दे दें माइनस जेड स्क्वायर Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर। और हाँ जी, ये पॉइंट समझ आया। ये कहाँ से आई है भला वैल्यू? जी, बोहर के ऑर्बिट के, बोहर के एनर्जी की कैलकुलेशन है ये, जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। जस्ट मैंने n की जगह पे N1 लिख दिया है। क्लियर? पॉइंट समझ आ गया कि हमारे पास एनर्जी इन N1 शेल जो है वो E1 बराबर हो गया जेड स्क्वायर Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर। और इसी तरह आप एक एनर्जी इन N2 शेल, ठीक है, वो क्या बनेगी बोलिए? E2 बराबर है माइनस जेड स्क्वायर 8 N2 स्क्वायर और यस। हाँ जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गई है। हमने एनर्जी कब कैलकुलेट करनी है, सवाल ये है। देखिए, एनर्जी तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें कौन सी एनर्जी कैलकुलेट करनी है? अब वो ये कह रहा है कि आप ऐसा फार्मूला डिराइव करें कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में जा रहा है, जहाँ से वो मर्जी दिल करे चला जाए, तीसरे से चला जाए, चौथे से चला जाए। आपके पास एक नेट फार्मूला हो कि आप उसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करें और आपको पता चल जाए कि इसको यहाँ से जंप करके यहाँ जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए या वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? मसलन मैं कहता हूँ कि मेरे पास चौथे शेल से इलेक्ट्रॉन है, वो जंप करके जाना चाहता है 2 में। मुझे बताइए कि कितनी एनर्जी उसको रिलीज़ करनी होगी। तो आपके पास एक ऐसा फार्मूला आ जाएगा, आप उसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात की? तो ये हम एनर्जी वो वाली कैलकुलेट कर रहे हैं कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में जाता है, फिर उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ करनी होगी। समझ आ गई बात की? अब आप फ़र्ज़ कर लें, समझ लें कि वो N2 से जंप करके N1 में जा रहा है। कहाँ से जंप करके? N2 से जंप करके कहाँ जा रहा है? तो आपके पास डेल्टा E जो है वो आ जाएगा E2 माइनस E1। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। राइट, अब देखिए ये जो डेल्टा E है किसके बराबर है? E2 माइनस, इसमें E2 की वैल्यू पुट कर दें। डेल्टा E बराबर है माइनस जी स्क्वायर Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस, ऐसा ही है, जी स्क्वायर Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई? इसको ओपन कर लें। माइनस जेड स्क्वायर Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N2 स्क्वायर H स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय N और क्लियर?
अब आप क्या करें, ये प्लस वाली को पहले लिख लें और माइनस वाली को बाद में लिख लें, और इनमें से जो कॉमन आ रहे हैं वो भी निकाल लें। कॉमन आ रहा है जेड स्क्वायर me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये वाला पहले लिखेंगे तो ऊपर 1 बच गया, नीचे n1 स्क्वायर बच गया, बाकी तो सारे बाहर निकल गए। इसको पहले लिखा, ये पहले आ गया, ये माइनस वाला बाद में आ गया, इधर क्या बचा n2 स्क्वायर। क्लियर, समझ आ गया पॉइंट। वो कह रहा फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1। अगर Z 1 है तो यहां क्या बचेगा, डेल्टा E बराबर है me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर। क्लियर, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने पहले पढ़ा है 2.18 10⁻⁻18 1 ओवर n1 स्क्वायर 1 ओवर जूल। दिस इज कॉल्ड एनर्जी रिलेशनशिप। आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, चौथे से जंप करके पहले में जा रहा है, चौथे से जंप करके n2 कौन सा है जहां से वो जंप कर रहा है, और n1 क्या है जहां वो जा रहा है। चौथे से जंप कर रहा है, इसका मतलब n2 की जगह 4 आएगा और n1 की जगह 1 आएगा। ये बात का आपने ख्याल रखना है, तो आपके पास एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। क्लियर। फ्रीक्वेंसी, डेल्टा E बराबर है, ये वाली वैल्यू आ गई, और डेल्टा E किसके बराबर है, h म्यू के, तो डेल्टा E की जगह h म्यू लिख दो बस। तो क्या आ जाएगा, h म्यू बराबर है me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 ओवर n2 स्क्वायर। क्लियर। और म्यू की जगह क्या आ जाएगा, ये जो न्यू है me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब 1 ओवर, ये लीजिए इसका यूनिट आ जाएगा हर्ट्स। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गई बात। बस कुछ भी नहीं किया, जस्ट डेल्टा E की जगह h न्यू रखा है, h न्यू, ठीक है। तो न्यू की वैल्यू जो है वहाँ से, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला है, लेकिन न्यू की वैल्यू मालूम करनी है तो h को बस उधर ले जाए। ओके होगी बात, चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके राइट, नेक्स्ट है वेव नंबर। हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर ली थी, और फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला था वो हमारे पास आ गया था, न्यू इज इक्वल टू me4 न्यू इज इक्वल टू me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h 3 into 1 ओवर माइनस 1 ओवर क्लियर होगी बात। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है या फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। अब लास्ट टाइम आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था
न्यू बराबर है सी ओवर लैम्डा, याद है? अगर हम सी को बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा सी इंटू 1 ओवर लैम्डा, क्लियर? एंड 1 ओवर लैम्डा जो है ये वेव नंबर के बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ जो है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार, क्लियर? और इसकी जगह पर जब ये वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सी न्यू बार, क्लियर? इसका मतलब जो न्यू वैल्यू है ऊपर इक्वेशन में उसकी जगह आप सी न्यू बार लिख दें तो क्या आंसर बनेगा? सी न्यू बार बराबर है Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब 1 ओवर माइनस 1 ओवर, क्लियर? समझ आ गई है? अब इस सी को इधर ले आएं तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब 1 ओवर n 2 स्क्वायर, और ये सी इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब ये वेव नंबर है और वेव नंबर का जो यूनिट आएगा वो पर मीटर आएगा, क्या आएगा? क्लियर? अब इसकी वैल्यू यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ पुट करें इन सब कांस्टेंट्स की, ये जितने भी कांस्टेंट्स हैं इन सब की वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 1.09 10⁷ 1 ओवर और पर, क्लियर? ये जो आपने कांस्टेंट जिसकी वैल्यू लिखी है 1.096, ये जो है दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। हम इसको RH से जाहिर करते हैं, RH इससे जाहिर करते हैं, और इसकी वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻+7 है, ये माइनस नहीं है, +7 है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास लेमन सीरीज़। अब हमने लेमन सीरीज़ के लिए वेव नंबर कैलकुलेट करना है। लेमन सीरीज़ के लिए क्या करना है? वेव नंबर कैलकुलेट करना है। वेव नंबर की वैल्यू और इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब आपको पता है हमारे पास n1 जो है वो क्या होगा? वो हमेशा, और n2 जो है वो होगा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 एंड सो ऑन, क्लियर? अगर मैंने आपको बताया था अगर वो 2 से जंप करके 1 में आए तो ये जो लाइन होगी ये पहली लाइन होगी, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इसको कहेंगे, और जो अगर वो 3 से जंप करके 1 में आए तो ये सेकेंड लाइन होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर आप लिख दें फॉर स्पेक्ट्रल लाइन। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए क्या होगा बोलो? n1 तो 1 ही रहना, वो नहीं चेंज होना, और n2 जो है वो 2 होगा, क्लियर? बस वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, न्यू 1.0977 1 ओवर n1 की जगह आप क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर, 1 का 2 का स्क्वायर, 1.097 10⁻⁷ 1 माइनस 1 ओवर, इसको हल करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? (10⁵)
पर मीटर, ये आ जाएगी। ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन आ गई। क्या आ गई? सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन फॉर सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, वो क्या होगा? N1 1 और N2 3 हो जाएगा। क्लियर? जब N1 1 होगा और N2 3 होगा तो न्यू बार जो है 1.097 10⁻⁷ 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/। क्लियर? इसका आंसर 90 10⁻⁵ मीटर। ये हमारे पास सेकंड लाइन आ गई। अब यहाँ पर इसी तरह थर्ड लाइन, फोर लाइन, आप जो है जितनी लाइन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। फॉर लिमिटिंग लाइन, फॉर N1 तो 1 ही रहना है और N2 जो है इन्फिनिटी हो जाए। N2 क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए। तो इसका मतलब इन्फिनिटी से आपने इलेक्ट्रॉन उठा के, यानी आउट ऑफ अट्रैक्शन, बाहर है वो न्यूक्लियस से, तो इसका मतलब वहाँ से उठा के लाना है 1 में। तो क्या बनेगा? न्यू बार 1.097 10⁻1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। क्लियर? समथिंग और इन्फिनिटी 0 होता है। 1.09 10⁻⁷ 1 माइनस, तो ये 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 109.7 10⁻⁷ न्यू बार। ये वेव नंबर आ गया। क्लियर? समझ आ गई? अब देखें, ये है लेमन सीरीज़। अगर आप इसका एनालिसिस करें तो यहाँ पर 82 पॉइंट वेव नंबर था, ये कितना हो गया? 97, और ये कितना हो गया? इसका मतलब जैसे जैसे आप अवे जा रहे हैं वेव नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे मतलब हायर से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा वेव नंबर भी ज़्यादा होगा। ठीक है? यानी जितना दूर से आएगा इलेक्ट्रॉन जंप करके उतना वेव नंबर उसका ज़्यादा होगा। क्लियर? अगर आप बाल्मर सीरीज़ की बात करें तो उसमें क्या होगा? N12 और N2, पहली लाइन के लिए 3, दूसरी लाइन के लिए 4 और तीसरी लाइन के लिए 5 और इन लिमिटिंग लाइन के लिए। इसी तरह आपके पास फर्दर जो है पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड सीरीज़ जो हैं उनके आपने वेव नंबर कैलकुलेट करके लाने हैं। ठीक है? कर लेने हैं। सही होगी बात? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। देखिए भाई, सबसे पहली बात यह है कि बोहर ने उस वक़्त यानी बहुत अच्छा मॉडल पेश किया एट दैट टाइम। बहुत देर तक जो है इसकी पजीराई रही, लेकिन बिल आखिर जैसे जैसे साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज़ ने डेवलपमेंट स्टार्ट की, मतलब नए नए इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुए, तो फिर इसमें भी आज के दौर में कुछ नकाइस, कुछ डिफेक्ट्स आने लगे। पहला डिफेक्ट ये था, जो बुनियादी डिफेक्ट था, कि बोहर की सारी स्टडी हाइड्रोजन के लिए है। किसके लिए? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का ऑर्बिट सिर्फ एक है, तो हायर ऑर्बिट से जंप करना और ये करना, ये उस वक़्त सिर्फ उसका थ्योरेटिकल मफरूज़ा या फ़र्ज़ी बातें थी।
ठीक है, उसके पास कोई एक्सपेरिमेंटली जो है कोई ऐसा एटम नहीं था, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था जिसके पास ज़्यादा ऑर्बिट हों और उसने उनको ऑब्ज़र्व किया हो। मेरी बात समझ में आ गई? तो लिहाजा जो बोहर था उसका जो मॉडल है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए? मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम या मोनो इलेक्ट्रॉन एटम वो एटम होते हैं जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें हाइड्रोजन की तो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर आप बात करें हीलियम की, हीलियम प्लस, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम प्लस का मतलब है आपने एक रिमूव कर दिया। जब एक रिमूव कर दिया तो एक रह गया, इसका मतलब इसके लिए भी अप्लाई होगा। लिथियम प्लस 2, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले हम कर लें, ठीक है, लिथियम के अंदर जो है वो आपने कितना कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, ठीक है। इसी तरह बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। उसमें से आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, उसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो ये सारे मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैं। ये क्या है बोलो? मोनो इलेक्ट्रॉन एटम कह लो या सिस्टम कह लो। कह रहा है इट कुड एक्सप्लेन मोनो इलेक्ट्रॉन एटम्स बट इट वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मीन्स हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। क्लियर? तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स जो हैं उनको एक्सप्लेन ना कर सका। मल्टी एटम जो है इलेक्ट्रॉन उनको एक्सप्लेन ना कर सका। क्लियर होगी बात? समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मल्टी कह लें या पोली का लफ्ज़ भी उसने इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये पहला डिफेक्ट था, फर्स्ट डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट ये था कि एट दैट टाइम, बोहर के ज़माने में, स्पेक्ट्रोमीटर जो थे उनकी रिजॉल्विंग पावर कम थी। जैसे आप माजी में चले जाएं, हमारे पास जो कैमराज यूज़ हो रहे थे उनकी रिजॉल्विंग पावर क्या थी? कम थी, उसमें इतनी अच्छी तस्वीर नहीं आती थी। आजकल जो हमारे पास कैमरे हैं वो 3D कैमराज भी हैं। इसका मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट आ गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? 40, 50, 100 साल पहले चले जाएं तो कुछ भी नहीं था। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, हाई रेजोल्यूशन पावर के स्पेक्ट्रोमीटर्स आए, तो उन्होंने ये देखा कि वो बोहर जिसको एक स्पेक्ट्रल लाइन कह रहा था वो एक नहीं थी, बल्कि उसके अंदर भी बड़ी बारीक बारीक लाइंस थी। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उसने एक ऐसा स्पेक्ट्रम देखा, ये देखें, ये स्पेक्ट्रम है, ये उसकी लाइन है। मेरी बात समझ में आ गई? इसको लाइनें नज़र आ रही थी। वो कह रहा है कि ये जो लाइन है ये एक लाइन नहीं थी, बल्कि इसके अंदर बारीक बारीक लाइंस थी। क्या थी? फाइन लाइंस थी इनके अंदर। जैसे आप दूर से एक धागे का कॉम्बिनेशन, धागों का गुच्छा लटका हो, तो आप उसको दूर से देखेंगे तो आपको रस्सी महसूस होगी। ऐसे ही आपको नहीं पता, आप दूर से उसको रस्सी ही कहेंगे। जब आप पास जाएंगे, पास से उसको गौर से देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा ये रस्सी नहीं है, बल्कि ये क्या है? बारीक बारीक धागों का गुच्छा है। ऐसे ही उसको वो एक लाइन नज़र आ रही थी। लेकिन जब उसने उसको हाई रेजोल्यूशन पावर के स्पेक्ट्रोमीटर डेवलप हुए तो साइंसदानों ने देखा, उसी की बात को ऑब्जर्व किया कि ये एक लाइन नहीं है, बल्कि इसके अंदर कई फाइन लाइंस हैं, और उन कॉम्बिनेशन ऑफ फाइन लाइंस को हम फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। देखें,
When the spectrum of hydrogen gas is observed by the means of high resolving power spectrometer, the individual spectral lines are replaced by several fine lines and original lines are seen divided into other lines. जैसे मिसाल के तौर पर बाल्मर सीरीज की बात कर रहा है, बाल्मर सीरीज, उसमें एक H अल्फा लाइन है. क्या है? H अल्फा लाइन जो है इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट लाइन. यानी अल्फा लाइन पहली लाइन है. कौन सी लाइन है? पहली लाइन जो है, पहली लाइन जो निकल रही है वो भी लाइन फर्दर 5 लाइनों में स्प्लिट है. कितने में? 5 लाइनों में. वो जो 5 लाइनों का कॉम्बिनेशन है उसको फाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है. क्या कहा जाता है? और इसका मतलब ये है कि इसके बारे में एक्चुअली द अपीयरेंस ऑफ सेवरल लाइंस इन अ सिंगल लाइन सजेस्ट दैट ओनली वन क्वांटम नंबर इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन दीज लाइंस. कहने का मतलब ये है कि उस वक़्त उसके पास सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एक n 1 2 3 4 जो आपने लोगों ने पढ़ा है. n की वैल्यू पढ़ी है ना, 1 2 3 4, उसी को आप एक्सप्लेन करते रहे. उसने कहा एक क्वांटम नंबर जो 1 है, n जो है वो सफिशिएंट नहीं है ये फर्दर लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए. इसका मतलब देयर शुड बी अ नीड ऑफ न्यू क्वांटम नंबर. कुछ और क्वांटम नंबर्स होंगे जो इनको एक्सप्लेन करेंगे. ये एक सेकेंड ड्रॉबैक था. क्या था? सेकेंड ड्रॉबैक था. क्लियर होगी बात? अब उस वक़्त बोहर जो है, बोहर कह रहा था इलेक्ट्रॉन दायरे में घूम रहा है ऐसे, और दायरा जो है वो फ्लैट है. ऐसे ही है ना, मसलन या यूं होगा या यूं होगा. मेरी बात समझ में आ गई? किसी भी, यानी दायरा, सर्कल जो होता है वो फ्लैट होता है. वो क्या होता है? सर्कल को आप 3 डायमेंशनल नहीं कह सकते. लेकिन अगर आप फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल 3D है, मतलब वो हर डायरेक्शन में है. क्या है? तो साइंसदानों ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल नहीं है, वो 3 डायमेंशनल है. इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, ऐसे हर तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. तो इलेक्ट्रॉन मोशन जो है वो फ्लैट नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो है वो फ्लैट नहीं है. इसलिए यहाँ पर 3 डायमेंशनल की बात उसने कर दी है. इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है. क्लियर होगी बात? अब आगे जो है, यानी कि इसको आप 3, जो तीसरा है वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन की बात है. ये पॉइंट समझ आया? तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक मोशन इज नॉट फ्लैट. अगर मैं यहां पर इसकी फिगर बना दूं, क्लियर हुआ? अभी भी यहां पर इस तरफ भी होगा, ठीक है, मतलब हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो है ना वो ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है. यानी इलेक्ट्रॉन हर डायमेंशन में घूम रहा है. मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये तीसरा पॉइंट था. चौथा पॉइंट, ज़ीमान इफेक्ट और दूसरा है स्टार्क इफेक्ट. जी, इनके बारे में ज़रा समझ लें. उन्होंने कहा, देखें फाइन लाइंस जो थी ना, जो उन्हें नज़र आ रही थी, मुख्तलिफ साइंसदानों ने उन्हें मज़ीद कन्फर्म करने के लिए देखा कि वो वाकई हैं या नहीं हैं. तो उन्होंने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाई. क्या लगाई? तो वो जो फाइन लाइन थी वो दूर दूर हो गई, स्प्लिट हो गई. क्या हो गई? स्प्लिट हो गई. वो जो आपको लाइन नज़र आ रही थी, एक लाइन नज़र आ रही थी, वो फर्दर कई लाइनों में स्प्लिट हो गई, फर्दर कई लाइनों में स्प्लिट हो गई. और उन्हें कंफर्म हो गया कि वाकई ही इनके अंदर मज़ीद लाइनें मौजूद हैं. एक तो स्पेक्ट्रोमीटर से देखा ना, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लगा के कंफर्म किया. उन बातों का यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ इतनी बात की है कि जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ज़ीमान ने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उन लाइंस पर, तो वो जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं
वो फर्दर बारीक छोटी छोटी लाइन में कन्वर्ट हो गई। जो आप रेजोल्यूशन फोटोमीटर से देख रहे थे वो आपको दूर दूर होती दिखाई देने लगी। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर वाकई लाइन मौजूद हैं, उनके अंदर लाइंस मौजूद हैं। और इस इफेक्ट को हम ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? समझ आ गई है? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? क्या कहा मैंने भला? जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये जो लाइन है इसके अंदर जो बारीक लाइन है वो फर्दर स्प्लिट हो गई। मतलब एक फ़र्ज़ करें एक लाइन के अंदर 4 लाइनें हैं तो वो 4 में स्प्लिट हो गई, एक लाइन के अंदर 5 है तो वो 5 में स्प्लिट हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन के बाद वो लाइन फर्दर लाइन में स्प्लिट हो गई। दिस इज़ कॉल्ड ज़ीमान इफेक्ट। और अगर यही काम आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा कर किया, क्योंकि स्टार्क ने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से हो रही हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई फिर भी वो लाइनें स्प्लिट हो गई, फिर भी वो लाइनें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर अगर लाइन स्प्लिट हो उसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा कर करें तो उसको। और इन दोनों के बारे में बोहर नहीं जानता था, ना ज़ीमान इफेक्ट के बारे में बोहर जानता था, ना स्टार्क इफेक्ट के बारे में जानता था। आखिर में समरफील्ड है, समरफील्ड जो है उसने आखिरी जो बात कही, उसने कहा समरफील्ड, क्या नाम है उसका? उसने कहा इलेक्ट्रॉन दायरे में नहीं घूमता बल्कि इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल पाथ ऐसे होता है, इलिप्टिकल पाथ। मैथमेटिक्स में इसकी बड़ी डिटेल है और इसको एलिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल जो होता है उसका एक सेंटर होता है, एक सेंटर, लेकिन जो एलिप्स होता है इसके 2 सेंटर होते हैं और उसको हम सेंटर नहीं कहते, हम इनको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक फोकस इधर होगा और एक फोकस, एक को एफ कह लें एक को एफ डैश कह लें। क्लियर? उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दायरे में नहीं घूमता बल्कि किस शक्ल में घूमता है? एलिप्स में। किस में? एलिप्स में। एंड न्यूक्लियस विल लाई एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई क्या? ये लफ्ज़, इसको कुछ लोग फोकी पढ़ लेते हैं, कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, फोसाए या फोकाए दोनों पढ़ा जाता है। अब वो कह रहे इलेक्ट्रॉन एलिप्स में घूमेगा और न्यूक्लियस एट वन ऑफ द फोकाई, इन दोनों में से किसी एक पर होगा। ज़्यादा डिटेल है नहीं, मतलब बाकायदा पता चलता है कि ये फोकस कब होगा। ठीक है, इनमें से फ़र्ज़ करें यहाँ लाई करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो क्या होगा। इसके बारे में कोई डिटेल नहीं आपके सिलेबस में, जस्ट उसने एक लाइन लिखी है कि इलेक्ट्रॉन वुड मूव अराउंड द एलिप्स या इन द एलिप्टिक पाथ एंड न्यूक्लियस वुड बी एट वन ऑफ द फोकाई। किसी पे भी हो सकता है। ओके, क्लियर? चलें जी, थैंक यू वेरी मच।